हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर की शुरुआत करेंगे और इसमें पहला ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ मैं बेसिक बताऊँगा। बेसिक ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो, आप सबको पता है इंसान जो है दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है। एक एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ध्यान देना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर इंसान को पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर पैसा नहीं मिलता उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। पहला हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। व्यक्ति का नाम क्या है? रमेश। अब रमेश क्या करता है? सपोज इसकी एक दुकान है, शॉपकीपर है, दुकान चलाता है, तो काम कर रहा है, पूरे दिन बैठता है और शाम को इसको फिर मतलब इकट्ठा देखता है तो उसके गले में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। तो काम किया, बदले में पैसा मिल गया। या मान लो रमेश मतलब पंक्चर की दुकान है, पंक्चर लगाता है, तो ये काम कर रहा है। या मान लो रमेश कोई और दूसरा काम ले लो, फॉर एग्जांपल रमेश एक इंजीनियर है, तो इसको काम करेगा, बदले में पैसा मिलेगा। तो ऐसी एक्टिविटी जिनको करने पर पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है सुरेश। सुरेश क्या कर रहा है? कुछ नहीं, घर पे बैठे बैठे टीवी देखता रहता है। काम तो ये भी कर रहा है मगर इसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इंसान जो एक्टिविटी होती है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जहाँ पे काम करने पर क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर काम करने पर पैसा नहीं मिलता है, उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने पर पैसा मिलता है। इसका मतलब एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अंडरस्टूड? मैं भी आपको टीचिंग करा रहा हूँ, मैं भी आपको यहाँ पे टीचिंग करा रहा हूँ, तो आपको पता है यूट्यूब भी मुझे क्या देगा? पैसा देगा। और मैं भी कैसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक प्रकार से देखी जाए तो मैं भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो, मैं मान के चलता हूँ आप 8th क्लास के बच्चों, आपको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल ऐसे कराऊंगा, बच्चों की तरह कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल से सिंपल एक एक वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर जल्दी में करा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। स्कूल में आपने पढ़ ही लिया हुआ है ना। तो पहली बात है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ को बदलना। तो जब आप किसी प्लांट को किसी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब मजा आएगा आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते होंगे कॉटन के बारे में, कॉटन के बारे में जानते हैं। कॉटन आपको पता है कॉटन क्या है? कॉटन का एक प्लांट होता है। कहाँ से आता है कॉटन का प्लांट? एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन मतलब जिसको हम रुई बोलते हैं, तो प्लांट हो गया। अब इस प्लांट को हम लेंगे कहाँ पे? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नाम क्या है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री क्या करती है? फिनिश मतलब इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर कॉटन लाए हम इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज ने उसको प्रोसेस किया और उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। ये कपड़ा जो है इसी को हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? फिनिश प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पर एग्रीकल्चर से कॉटन आया, इंडस्ट्री में गया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल इसको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रॉ मटेरियल। और ये हमें बना के देती है फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या बना के देती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यहाँ पर रॉ मटेरियल हमने क्या दिया? कॉटन दिया। कॉटन की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद कपड़ा बन गया। कपड़ा जो बना है इसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस काम को, यहाँ पे जो ये काम हो रहा है ना, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज द एक्टिविटी इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखना 3 एक्टिविटी कैसे इन्वॉल्व हो रही है। नंबर 1, एक तो खेती की हो रही है,
ये तो हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो एग्रीकल्चर है वो तो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और जब कोई एक्टिविटी की जाएगी तो वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़। दूसरी एक्टिविटीज़ है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जनरली हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं। क्या आती हैं? और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये हुई सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब सिंपल सी बात है, टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? टर्सरी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी हमारी कुछ सर्विसेज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सर्विसेज। आपको खेती करने के लिए और इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं टर्सरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक कॉटन को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री चलाने के लिए लोन लेना है तो बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं ये सर्विसेज हैं, और ये सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करती हैं और सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करती हैं। फिलहाल बस इतना ही समझ लो आप, है ना। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगा। अब आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट। प्लांट आपने देखा, कौन सा प्लांट लिया हमने? कॉटन प्लांट लिया था। कॉटन प्लांट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। यही चीज क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी चीज में परिवर्तन लाना। तो प्लांट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 3 प्रकार की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही थी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, और टर्सरी मतलब सर्विसेज। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, बेज एग्जाम्पल। तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखना, प्राइमरी एक्टिविटीज ये जो होती हैं एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं। इसमें वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज से ही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे माइनिंग करनी है, माइनिंग का मतलब होता है आप जमीन में से कुछ चीज़ खोद के निकाल रहे हो, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। गैदरिंग में क्या आता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं, फल फ्रूट सब, रूट्स जो होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करना, ये गैदरिंग हो गई। गैदरिंग भी कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग में भी नेचुरल रिसोर्स, अब मछली जो है नेचुरली पाई जाती है, हम तो इसको बनाते नहीं मशीनों में, तो मछली को भी पानी से बाहर निकाल रहे हैं, ये भी कैसी एक्टिविटी हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। एग्रीकल्चर में नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड चाहिए, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, वाटर चाहिए नेचुरल रिसोर्स है, एयर चाहिए नेचुरल रिसोर्स है, सन चाहिए, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जब भी वर्ड आए, ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कोई पूछे क्या है एग्जाम्पल, तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग और माइनिंग। क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी एक्टिविटीज, गिव एग्जाम्पल। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज पर। अब देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर से संबंधित है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में यहाँ पे एक इंडस्ट्री दिखा रखी है मैंने, इसका मतलब ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब आएगी वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएंगे। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान रखना, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज। अभी हमने देखा प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज से जैसे मान लो कॉटन मिल गया, क्या मिल गया? कॉटन की हमने प्रोसेसिंग करी और क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज। दोबारा सुनना, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्स जो हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से मिले। कॉटन कहाँ से मिला? कॉटन मिला हमें एग्रीकल्चर से। कहाँ से मिला? एग्रीकल्चर से मिला, हमने इसको प्रोसेस किया, क्लॉथ में कन्वर्ट करा दिया। यही एक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब चूंकि ये काम कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होता है, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को
फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे हमने क्या लिया था, कॉटन, कॉटन को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया, यही चीज़ क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे स्टील बनाना, ब्रेड बनाना, कपड़े की बुनाई करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन सी हो जाएंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं टर्सरी एक्टिविटीज, और टर्सरी एक्टिविटीज में ध्यान रखना सर्विसेज आती हैं, सेवाएं आती हैं। और टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है, एक्टिविटी कह लो, सेक्टर कह लो, ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं टर्सरी एक्टिविटीज। और इसमें आती हैं सर्विसेज, क्या आती हैं, सर्विसेज। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत एग्रीकल्चर को भी है और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इंडस्ट्रीज को भी है। ट्रेड करने की जरूरत एग्रीकल्चर में भी पड़ती है और ट्रेड करने की जरूरत इंडस्ट्री को भी पड़ती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, तीनों की जरूरत प्राइमरी को भी पड़ती है और सेकेंडरी को भी पड़ती है। तो इस प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कितने टाइप की हो गई, ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी हो जाएंगी 3 प्रकार की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी हमारी 3 टाइप की। पहली एक्टिविटीज हो जाएंगी प्राइमरी, प्राइमरी में जनरली क्या आता है बेटा, एग्रीकल्चर, क्या आता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज, क्या आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज, जहाँ पे क्या की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और टर्सरी एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी, सर्विसेज, जो प्राइमरी की भी हेल्प करती हैं और सेकेंडरी की भी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हमने देखी 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्लास 8 की ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 2 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, उनको आप देख लेना, प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है और इसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो एग्रीकल्चर क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि फार्म सिस्टम का मतलब क्या है। फार्म को, एग्रीकल्चर को एक सिस्टम बोला गया है और इस सिस्टम का मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे, प्लस कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। पहली बात तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये 2 लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है, आप सबको पता है। तो 2 लैटिन वर्ड कौन कौन से जिससे एग्रीकल्चर बना है, पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री का मतलब होता है, सॉरी एगर, एगर या एग्री है ना, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब सॉइल का कल्टीवेशन करना, सॉइल की जुताई करना, सॉइल को बार बार यूज करना, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में हम खेती जो करते हैं वो करते किस पर हैं, सॉइल पर करते हैं। तो यहाँ पे एगर जो वर्ड है, एगर या एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब है उस पर कल्टीवेशन करना, उस पर खेती करना। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। पिछले वीडियो में बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ऐसी एक्टिविटी जो नेचर पर डिपेंड होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके की जाती है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। अब देखो एग्रीकल्चर में बस क्रॉप उगाना ही नहीं आता, ये चीज आपको ध्यान देना है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज होती हैं। एग्रीकल्चर में नंबर 1 क्रॉप्स उगाना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। फ्रूट्स ग्रो करना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। वेजिटेबल्स ग्रो करना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। फ्लावर्स को ग्रो करना, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। और तो और लाइव स्टॉक को रियर करना, लाइव स्टॉक का मतलब है जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, पशुधन, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। उसकी रियरिंग करना, रियरिंग मतलब उसको पालना, तो जानवरों को पालना, पशु पालन करना भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 फसल उगाना, फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना और जानवरों को पालना, पशुपालन, ये सभी किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो आगे से कोई कहे एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ आती है, व्हाट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, अब हम भारत में अगर बात करें तो 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़ी हुई है। सोचो बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं भारत में ना, जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो टोटल 100% पॉपुलेशन में से 50% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। एक बहुत आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी हमारी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यार सोचो, जिस देश के आधे से लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, तो आधे से लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पढ़ना हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 का मतलब होता है, 2/3 का अगर आप परसेंटेज में निकालो तो लगभग 66% पॉपुलेशन, 66% इंडिया की पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बताओ, 66% हमारे भारत के जो लोग हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है,
फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब ये कि आपको जो सॉइल और क्लाइमेट है वो एकदम उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर फसल को आप हर क्लाइमेट में ग्रो कर सकें, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीट ग्रो करना है तो वीट ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसको बोते हैं, गेहूं को बोते हैं तो उस समय टेम्परेचर कम चाहिए। जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं गेहूं की, तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। हर जगह पर सेम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी जमीन, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और मिल जाएगी, एरेबल लैंड क्या होती है। एरेबल लैंड ऐसी जमीन जिस पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड। तो ये हुआ एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम समझेंगे फार्म सिस्टम, मतलब खेती को भी एक सिस्टम बोला गया है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। पहली बात तो सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब है जहाँ पे कुछ इनपुट दिया जाए, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाए और फिर कुछ आउटपुट निकले, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने मान लो देखो हर इंडस्ट्री का एक अपना सिस्टम होता है। हर इंडस्ट्री का क्या होता है, सिस्टम होता है। उसी को कंपेयर किया गया एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, क्या कौन सा उद्योग है, कपड़ा बनाती है कोई इंडस्ट्री। तो उसके लिए इनपुट क्या चाहिए बताओ, इनपुट चाहिए कॉटन चाहिए। क्या चाहिए, कॉटन की फिर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। अलग अलग मशीन होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसिंग हो जाएगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा। तो ये एक प्रकार का कंप्लीट क्या हो गया, सिस्टम हो गया, जहां पे इनपुट दिया जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, तब जाके आउटपुट मिला है। तो ये होता है सिस्टम, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं कंप्यूटर से। आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। तो कंप्यूटर में आप देखना, एक तो होती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हो। दूसरा होता है CPU, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करती है आपके इनपुट को। और फाइनली जो आपको चीज़ दिखती है स्क्रीन पर, वो होता है आपका क्या चीज़, आपकी मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए CPU होता है। तो कंप्यूटर भी क्या हो गया, सिस्टम। तो हर चीज़ को आप अपने आसपास देखो, उसको हम सिस्टम से लिंक कर सकते हैं। किससे लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे इनपुट दिया जाता है और जहाँ पे आउटपुट निकलता है और चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है। अब खेती भी, एग्रीकल्चर को भी हम सिस्टम की तरह देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो एग्रीकल्चर में आपको सबसे पहले इनपुट क्या देना पड़ता है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर में इनपुट मतलब खेती अगर आपको करनी है तो सबसे पहले कुछ चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो खेती करने के लिए आपको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर। तो जो चीज आपको चाहिए उस चीज को हम बोलते हैं इनपुट, और जो चीज़ आपको मिलेगी उस चीज़ को हम बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलता है, फसलें मिलती हैं। अगर आप जानवर पाले हो तो ऊन मिलेगी, अगर आप जानवर पाले हो तो डेयरी मतलब मिल्क मिल सकता है, पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर आपने मुर्गी पालन कर रखा है। और खेती में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आपने अब ये तो इनपुट हो गया, खेतों को आपने खेती कर रहे हो, किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर कर रहे हो, ये चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए। फिर प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती है, खेती में आप देखो प्लोइंग करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। सोइंग का मतलब हम बीज बोते हैं। इरीगेशन का मतलब खेतों में हम पानी देते हैं। वीडिंग का मतलब क्या होता है, फसलों में जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई करना। तो ये क्या हो गए, एग्रीकल्चर के कुछ प्रोसेस हो गए। साइंस में आपने पढ़ाओ तो इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर फाइनली हमें मिलता क्या है, आउटपुट मतलब जो चीज़ हमें मिल रही है, इनपुट मतलब जो चीज़ हम दे रहे हैं, और इसको प्रोसेस जो कर रहे हैं वो ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो आउटपुट में हमें क्रॉप्स मिलती है, वूल मिलती है, डेयरी और पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स। पाउल्ट्री में जैसे मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन से हमें जो मुर्गियां मिलती हैं बहुत सारे, उनको बेच देते हैं। उनका मतलब आपको पता होगा मांस भी खाते हैं, और एग मिलते हैं, अंडे भी मिलते हैं ना। तो ऐसे करके ये वाला तो इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये उसकी प्रोसेसिंग हो गई। तो फार्म एक प्रकार से, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार से सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं। जैसे सीड हो गया, और आपके लेबर हो गई, औजार हो गए, फिर प्रोसेसिंग की हो जाएगी। प्रोसेसिंग में आपकी चाहे प्लोइंग हो, सोइंग हो, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन हो, हार्वेस्टिंग हो, फाइनली फिर आपको जो चीज़ मिल रही है दैट इज आउटपुट। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। कुछ डेफिनेशन दे रखी है डू यू नो में। पहला, एग्रीकल्चर क्या है, तो भैया एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है। किसकी आर्ट है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कल्टीवेट करने की, जमीन की जुताई करने की, मिट्टी की जुताई करने की। रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने की, रेजिंग क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स उगाने की। और रियरिंग लाइव स्टॉक मतलब जानवर पालने की। एक कला, एक साइंस, एक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है। किसकी, सॉइल को कल्टीवेट करने की,
फसल उगाने की और जानवरों को पालने की, इसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर का मतलब है रेशम मतलब जो कीट होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। और आप एग्रीकल्चर के साथ साथ सेरीकल्चर करते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, किसानों की इनकम क्या हो जाती है? सप्लीमेंट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ये रेशम का कीड़ा है जिसको शहतूत की पत्तियों को खिलाया जाता है और पाला जाता है, और इसी कीड़े से निकलता है रेशम, सिल्क निकलता है। और सिल्क के कपड़े बड़े फाइन होते हैं, बड़े लस्ट्रस होते हैं और बड़े कीमती भी होते हैं। पिसीकल्चर क्या है? यहाँ दिख रही होंगी, मछली पालन को हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं या फिशिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड, जो टैंक बनाए जाते हैं, मतलब बनाए हुए टैंक। अब देखो पिसीकल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार खुद टैंक बनाते हैं अलग से या पॉन्ड बनाते हैं, वहां पर मछलियों का पालन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिसीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? दिख रहे होंगे आपको अंगूर दिख रहे होंगे, तो अंगूरों की कल्टीवेशन करना। अंगूरों की कल्टीवेशन का मतलब है, कल्टीवेशन और ग्रोव्स का मतलब है अंगूरों की खेती करना, क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर में 3 चीजें आती हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इनको ग्रो करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, अच्छा इनको ग्रो करते हैं किस लेवल पर? कॉमर्शियल लेवल पर। कॉमर्शियल लेवल का मतलब है जहां पे आप प्रॉफिट के लिए मतलब इनको ग्रो करें, ऐसा नहीं पर्सनल यूज के लिए, प्रॉफिट के लिए। बहुत बड़े खेत में आप क्या कर रहे हो? वेजिटेबल्स उगा रहे हो, फ्लावर्स उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और बाकी आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोज में जरूर कराऊंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। और आज एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जितने भी टाइप्स की फार्मिंग है, सारी की सारी फार्मिंग इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फार्मिंग का बताइए, क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं उसको हम जनरली फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट हम बना लेते हैं पहले कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। फार्मिंग 2 टाइप की होती है आपकी, एक तो होती है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सिंपल सा अंतर समझ लेना, सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जहाँ पर जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मिंग जो की जाती है उस फार्मिंग को बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, एक तो होती है इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरी होती है नोमैडिक एग्रीकल्चर। एक एक करके सारी फार्मिंग जानेंगे, डोंट वरी, है ना। दूसरी बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की, जहाँ पे मतलब जनरली प्रॉफिट के लिए खेती की जाती है, जहाँ पे जनरली जो खेती की जा रही है उसको मार्केट में बेचने के लिए की जाती है। तो ये 3 टाइप की आपकी, पहली है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी है मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरी है हॉर्टिकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग के जनरली कितने टाइप? अगर हम फैमिली की नीड्स को कैटर करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर हम मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए बेचने के लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग कितने टाइप की? 3 टाइप की, पहली कॉमर्शियल ग्रेन, दूसरी मिक्स्ड एग्रीकल्चर और तीसरी हॉर्टिकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के कितने टाइप हैं? 2, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव के भी कितने टाइप हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरी नोमैडिक एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव वो है जो प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से जो हम इसको करते आ रहे हैं। इंटेंसिव थोड़ी ये न्यू हो गई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन की कमी है, जहाँ पे बहुत बड़े छोटी सी ज़मीन को कई बार जहाँ पे खेती की जाती है वो आ जाएगी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। खैर एनीवे, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फार्मिंग के अलग अलग टाइप क्यों पाए जाते हैं? आपको कभी मन में ऐसा भी आया होगा कि यार इतने सारे फार्मिंग के टाइप क्यों हैं? ठीक है, तो देखो इंडिया एक ऐसा हमारा प्यारा देश है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग टाइप की। मतलब आप देखो राजस्थान में थार डेजर्ट आपको मिल जाएगा, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको हिमालय माउंटेन मिल जाएंगे। ठीक है, साउथ इंडिया में डेक्कन पेनिनसुला मिल जाएगा, यहाँ पे चारों तरफ पर मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया में ना अलग अलग टाइप का क्लाइमेट, अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके आधार पर फार्मिंग को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले हम देखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। चार्ट आप पहले ही बना लेना, अब एक एक करके हम सारी फार्मिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे फार्मर्स की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग की जाती है। तो ऐसी फार्मिंग जहाँ पे किसान का जो
परिवार है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो खेती की जा रही है उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब्सिस्टेंस, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा कि सब्सिस्टेंस लेवल मतलब जहाँ पे बस अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो फार्मिंग की जा रही है। यहाँ पे कमाई से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली नीड्स के लिए जो फार्मिंग की जा रही है उसको हम बोलें सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करते हैं। घरेलू लेबर होती है, घर के लोग इसमें काम करते हैं और इसमें जो आउटपुट होता है खेती में, मतलब जो चीज़ निकलती है, आउटपुट को कई बार हम यील्ड भी बोल देते हैं ना, इसमें जो यील्ड होती है, आउटपुट होती है, बहुत कम होता है। सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल टूल इस्तेमाल कर रहे हो, हाई फाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आउटपुट भी क्या होगा, कम। आउटपुट मतलब जो आप खेती, जैसे आपने 1 बीघे खेत में आपने फसल बो दी और 1 बीघे खेत में मान लो 10 बोरी गेहूँ की निकली, तो ये 10 बोरी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे कम होता है। सब्सिस्टेंस के भी 2 टाइप होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ध्यान रखना, आपको पता है इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड होती जा रही है ना। इंडिया में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आज की डेट में 140 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है। 2011 का डेटा अगर हम देखें तो 2011 का जो डेटा है तो उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ है। मगर अब तो आपको पता है 2023 चल रही है तो बहुत समय गुजर गया, तो आज की डेट में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। दूसरी बात क्या है, अगर मान लो किसी के पास अगर जस्ट इमेजिन 100 बीघे ज़मीन है ना, एक व्यक्ति है, उसके 4 संतान हो गई तो ज़मीन बढ़ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 बीघे ज़मीन आ जाएगी, 25 बीघे ज़मीन आ जाएगी। फिर उनके मान लो 2 संतान हो जाती हैं तो 12.5 बीघे ज़मीन आ जाएगी। फिर मान लो 2 संतान हो जाती हैं तो फिर डिवाइड हो जाएगी 6.25। ऐसे करके आपको देखने को मिला इंडिया में कैसा सिस्टम है जहाँ पर ज़मीन जो है लगातार क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है। तो अल्टीमेटली अब जो आप देखोगे ना, ज़मीन हमारे पास बहुत कम बची है, ज़मीन कम है और लोग उस पर डिपेंडेंट जो हैं ज़्यादा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, छोटी सी ज़मीन पर ही साल में 1 बार नहीं 2 बार 3 बार खेती करते हैं। मतलब स्मॉल प्लॉट है, आप रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो कम प्लॉट पर बार बार जो खेती करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये स्पेशली कहाँ पर की जाती है, ये स्पेशली उस एरिया में की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। और ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है डिवाइड होती जा रही है, फ्रेगमेंटेड होती जा रही है। अब देखो, intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of monsoon regions of South and Southeast Asia। ध्यान रखना, एंड ईस्ट एशिया। ये जो फार्मिंग कहाँ पर की जा रही है, थिकली पॉपुलेटेड रीजन। थिकली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब क्या है, ऐसे जगह जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और मानसून एशिया की बात करें तो ये कह रहे हैं एशिया में भी कहाँ, साउथ एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उनमें कौन कौन से देश आते हैं। साउथ एशिया की बात करें तो आपको पता है हमारे पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया को भी हम डिवाइड करें तो एक है साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारा भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में 10 देश आते हैं। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। ईस्ट एशिया में आपके जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो थिकली पॉपुलेटेड रीजन है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मेनली जो क्रॉप उगाई जाती है वो राइस को उगाई जाती है। इसके अलावा व्हीट, मेज, पल्स और ऑयल सीड्स, इनको भी उगाया जाता है। अच्छा, इन दिस एग्रीकल्चर फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। आप समझ गए, आप जमीन थोड़ी इसमें क्या रहती है, कम रहती है। क्यों जमीन कम है, अब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जमीन बट के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल टूल का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा लेबर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। क्लाइमेट, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे ज़्यादा दिनों तक सनशाइन रहती है, ज़्यादा दिनों तक धूप रहती है, ज़मीन फर्टाइल है। अगर खूब सारे दिनों तक हमारे पास धूप है और ज़मीन फर्टाइल है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम प्लॉट पर, सेम खेत पर हम क्या कर सकते हैं, कई सारी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगली है हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरी है नोमैडिक हर्डिंग। तो पहले हम देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको यही बता देता हूँ, यहाँ समझ लो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जनरली प्रिमिटिव ट्राइब करती है, प्राचीन टाइम की। कौन करता है इसको जनरली प्रिमिटिव ट्राइब परफॉर्म करती हैं। क्या होता है इसमें, ये जनरली जो जंगलों में लोग रहते हैं, जैसे मान लो ये जंगलों वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, ये मान लो बहुत सारे ट्रीज हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन पेड़ को कट कर देंगे,
कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट करने के बाद इनमें आग लगा देंगे, बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद जो ऐश होगी, राख जो होगी, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने पर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके एरिया में जब पेड़ कट कर देंगे, उनको आग लगा देंगे, जला देंगे, तो और जो राख है उसको मिट्टी में मिला देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस एरिया में खेती करेंगे तो और यहाँ पर 3 से 5 साल तक खेती करते हैं। जैसे ही इस एरिया की फर्टिलिटी कम होती है तो किसान जो है यहाँ से दूसरी जगह पर चला जाएगा। सपोज पहले वो किसान इस जगह पर था, अब दूसरी जगह पर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर भी वो वही काम करेगा। कौन सा काम करेगा? इन पेड़ को कट कर देगा, कट करने के बाद इनमें आग लगा देगा, फिर जो ऐसे मिट्टी में मिला देगा, फिर यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर 3 से 5 साल तक यहाँ पर खेती करेगा। फिर यहाँ पर जैसे ही फर्टिलिटी कम होगी फिर वो तीसरी जगह पर चला जाएगा। ये मान लो 20 जगह, तीसरी जगह। तो किसान क्या करता रहा? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, तीसरी जगह से चौथी जगह जा रहा है। हो सकता है फिर वापस उसी जगह पर आ जाए वहाँ, जब तक और प्लांट फिर ग्रो कर जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? ऐसे पेड़ों को काटते जाते हैं, 2-4 साल वहाँ पे खेती करते हैं, फिर जैसे ही फर्टिलिटी कम होती है तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब पढ़ते हैं किताब में आपकी में क्या दे रखा है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज। पहली बात तो इसको कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? थिकली, मतलब जहाँ पे बहुत घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन आपको पता होगा, जहाँ पे अमेजन रिवर फ्लो करती है साउथ अमेरिका में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। ये एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, साथ ही साथ में वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे जल्दी से रीजनरेट कर जाते हैं, जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। रीजनरेशन मतलब जल्दी से दोबारा से उग जाते हैं। मान लो एक बार आपने प्लांट को कट कर दिया तो वो दोबारा से फटाक से उग जाते हैं। फटाक से मतलब ऐसा नहीं काटे और तुरंत होगी, मतलब कम समय लगता है हमको ना। यहाँ पर करते क्या है? वही चीज़ है। देखो यहाँ पे प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है। प्लॉट ऑफ लैंड मतलब कुछ एरिया को आप क्लियर कर दोगे, पेड़ों को गिरा दोगे, फिर उनमें आग लगा दोगे, फिर जो ऐश है उसको मिक्स कर दोगे सॉइल के साथ और फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? जैसे मेज, याम, पोटैटोज, कसावा, इनको ग्रो किया जाता है। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, लैंड को अबेंडन कर दिया जाता है, मतलब त्याग दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और फिर जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर मतलब खेती करने वाला जो किसान है, वो नई जगह पर जाता है, नई जगह पर खेती करने लग जाता है। पहले मान लो यहाँ पे कर रहा है खेती, फर्टिलिटी कम हुई तो बी जगह पर चला गया, बी जगह से फिर सी जगह पे, तो मतलब शिफ्ट कर रहा है, बार बार शिफ्ट कर रहा है कल्टीवेटर। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नाम हो रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश का मतलब होता है जैसे प्लांट है, प्लांट को जो कट कर दिया स्लैश, फिर उसमें आग लगा दी, इसलिए स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ और भी नाम है। क्या क्या नाम है? जैसे भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है 7 स्टेट्स आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये 7 स्टेट्स को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। मैक्सिको, यूएसए के नीचे एक देश है मैक्सिको, यहाँ पर इसको मिल्पा बोलते हैं। ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं और मलेशिया में इसको लडांग बोलते हैं। किसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। नेक्स्ट आपकी एग्रीकल्चर है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या है आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे जानवरों को पाला जाता है। कहाँ? किसको? जानवरों को पाला जाता है। और जानवरों को क्यों पालते हैं? इसको उन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श होती है, मतलब या तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होगा या क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान देना, नोमैडिक हर्डिंग मतलब यहाँ पे जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सेमी एरिड। देखो एरिड का मतलब होता है ड्राई, सूखा, और सेमी एरिड मतलब कम सूखा, और ड्राई एरिड का मतलब पूरी तरह से सूखा। तो देखो ये है अफ्रीका। अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा ऊपर है सहारा डेजर्ट, एक तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा सेंट्रल एशिया, ये वाला बीच वाला रीजन कौन सा हो जाएगा एशिया का? सेंट्रल एशिया। तीसरा आपका दे रखा है राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पहली चीज़ तो पूछी जा सकती है कि नोमैडिक हर्डिंग वर्ल्ड में कहाँ पर करते हैं, तो आपको बताना है सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ हिस्से जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नोमैडिक हर्डिंग को
प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, तो आपको बताना है राजस्थान और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जो हर्ट्समैन होता है, हर्ट्समैन मतलब जैसे ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, हर्ट्समैन कहलाएगा, जो जानवरों को लेके जा रहा है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है अपने जानवरों के साथ। क्यों जाता है? फॉडर के लिए और पानी के लिए, है ना, फॉडर के लिए और पानी के लिए। और इनका रूट फिक्स होता है, इनको पता होता है यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिक्स रूट्स को ये फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है ये क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट की वजह से, टेरेन की वजह से। क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट का मतलब है आपकी मतलब जलवायु की कंडीशंस की वजह से। मान लो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, गर्म क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे मान लो फसल नहीं हो रही है ना, जैसे सहारा डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है। अब यार वहाँ पे कोई पेड़ पौधे ही नहीं है, तो लोग जो हैं वहाँ पे अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह पे चले आते हैं जहाँ पर जानवरों के लिए चारा मिल जाए। या टेरेन का मतलब होता है जैसे जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन में भी ऐसी फसल वसल नहीं उगा सकते, तो वहाँ पर भी लोग अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। कौन कौन से जानवर यहाँ पे पालते हैं? तो सीप, कैमल, याक, गोट, इन जानवरों को पाला जाता है नोमैडिक हर्डिंग में, है ना। जानवरों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो जानवरों से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, वूल मिलती है, हाइड मतलब जो त्वचा होती है, स्किन, ये मिलती है। और भी प्रोडक्ट मिलते हैं हर्डर और उसकी फैमिली को, इनको ये बेच भी देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मिंग हमारी खत्म हुई। अब दूसरी फार्मिंग है कॉमर्शियल फार्मिंग। ध्यान रखना, नाम कॉमर्शियल जब भी वर्ड आ जाए इसका मतलब इसको प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है। ऐसी फार्मिंग जो प्रॉफिट के लिए की जा रही है, कमाई के लिए की जा रही है, यहाँ पे फसलों को सिर्फ बेचने के पर्पज़ से उगाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। अब जब बेचने के पर्पज़ से उगाओगे तो फार्म का साइज यहाँ पे ज़्यादा होगा, बड़े एरिया पर यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है एक ही प्रकार की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं, साथ के साथ में एनिमल्स को भी रियर किया जाता है। रियर्ड का मतलब है पालन पोषण करना, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में ध्यान रखना, दोनों चीज़ हम करते हैं, हम फसलें भी उगाते हैं और हम जानवरों को भी पालते हैं। और खास पर्पज़ क्या होता है? मार्केट में उनको बेचने के पर्पज़ से। दूसरी बात, यहाँ पे जो एरिया जो होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, साथ के साथ में पैसा जो लगता है, कैपिटल का मतलब है यहाँ पे पैसा जो लगता है, मनी, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब सिंपल सी बात है, आप बड़े एरिया में आप खेती करोगे जब भी तो प्रॉफिट आएगा, और बड़े एरिया में खेती करोगे तो पैसा भी ज़्यादा चाहिएगा, तो इसमें पैसा ज़्यादा लगता है और एरिया ज़्यादा होता है। अब इतने बड़े एरिया में काम करोगे, बहुत ज़्यादा, मान लो 100 बीघे में आप खेती कर रहे हो, तो वहाँ पर इंसान जो मैनुअल लेबर के हिसाब से हम काम नहीं करवा सकते, मतलब लेबर पर हम ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो जब कॉमर्शियल पर्पज़ पर आप कर रहे हो, कॉमर्शियल लेवल पर आप खेती कर रहे हो, तो ज़्यादातर काम यहाँ पे मशीनों से किया जाता है। मतलब इंसान कम काम करते हैं, मशीनें ज़्यादा काम करती हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स, 3 टाइप्स की फार्मिंग है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स बताओ, तो आपको बताना है कॉमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक एक करके तीनों को समझते हैं, राइट। पहला है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेन मतलब अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं ना। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मेनली यहाँ ध्यान रखना, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो कॉमर्शियल पर्पज़ की होती है। कॉमर्शियल पर्पज़ मतलब जिनको बेचने के लिए मतलब इनको उगाया जाता है। और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मेनली 2 फसलों को उगाया जाता है। नंबर 1 गेहूँ, व्हीट, और दूसरा है मेज। मेज का मतलब होता है मक्का। व्हीट और मेज ये मेन क्रॉप है जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के दौरान उगाई जाती हैं। कहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो ये वाला पूरा जो एरिया है इसको हम नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जनरली 3 देश आते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा 3 देश आते हैं। यहाँ पे टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्रेरीज, यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। दूसरा यूरोप, ये वाला हिस्सा जो है यूरोप में ग्रो करते हैं। तीसरा एशिया, यहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। कौन सी फसल की जाती है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, लार्ज साइज के फार्म का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, और ये उन एरियाज में करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन स्पेर्सली होती है। स्पेर्सली का मतलब कम पॉपुलेशन होती है। अब सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन कम होगी तो खेतों का साइज तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर बता रखा है कि खेत जो हैं कई सारे हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में फैले रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में खेत फैले रहते हैं। साथ ही साथ में सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट ग्रोइंग सीजन एंड ओनली 1 सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको उन एरियाज में ग्रो किया जाता है जहाँ पे कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, सीवियर विंटर का मतलब है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है तो उस टाइम पर तो फसल को उगा ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रकार की क्रॉप उगाई जाती है और वो भी एक सीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है।
मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फार्मिंग जहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी करें साथ के साथ में एनिमल रियरिंग भी करें, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो जानवरों को ज़्यादातर काम आए, ठीक है, फॉडर की क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। तो इन मिक्स्ड फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। ध्यान रखना, यहाँ पे इस प्रकार की फसल यूज की जाती हैं, इस प्रकार की फसल ग्रो की जाती हैं जिनसे हमें खाना भी मिले, साथ के साथ में जानवरों के लिए फॉडर भी मिल जाए। फॉडर का मतलब चारा मिल जाए, और साथ के साथ में यहाँ पे लाइव स्टॉक को रियर किया जाता है। लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन, पशुओं को रियरिंग का मतलब होता है पालन किया जाता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग को किया जाता है। लास्ट है आपकी प्लांटेशन। प्लांटेशन में ध्यान रखना एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो प्लांटेशन आर द कॉमर्शियल टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर वन सिंगल क्रॉप, एक ही क्रॉप उगाई जाती है। अब कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं प्लांटेशन में? टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन। ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास ये 100 बीघे खेत है, या तो मैं इसमें टी ग्रो करूंगा, है ना, या फिर इसमें मैं कॉफ़ी ग्रो करूंगा, या इसमें मैं रबर ग्रो करूंगा, या इसमें मैं बनाना ग्रो करूंगा। एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बनाना के प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यार जब बहुत बड़ा एरिया होता है तो सिंपल सी बात, उसमें लेबर भी ज़्यादा लगेगी और कैपिटल का मतलब है पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मान लो केला है, यहीं पर इनको प्रोसेस कर दिया जाता है और डायरेक्टली फैक्ट्रीज में या फिर बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जहां आपका खेत है और जहां आपका मार्केट है, रोड बोर्ड अच्छे होने चाहिए ताकि फटाक से मटेरियल को आपके मार्केट में पहुंचाया जा सके। ये जो फसल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन में इनको ज़्यादा ग्रो किया जाता है। बार बार वर्ड आ रहा है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या? देखो दुनिया में ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ऊपर है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। जनरली ट्रॉपिकल एरिया गर्म होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ ज़्यादा की जाती है? तो देखो मलेशिया में तो रबर को उगाया जाता है ज़्यादातर, कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है और चाय इंडिया में की जाती है और साथ के साथ में श्रीलंका में की जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से कवर किया, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। सो अब बाकी के लेक्चर जो है हम आगे अपलोड कर देंगे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 अपना एग्रीकल्चर, इसमें मेजर क्रॉप्स दे रखी हैं, मेन क्रॉप्स जो भारत में हमारे ग्रो की जाती हैं, उन क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। क्रॉप्स मतलब फसलों के बारे में हम जानेंगे। क्रॉप्स को जानने से पहले ये चीज़ जान लो आप पहले ना, ये बेसिक्स है, ये आपको समझ में आएगा तो क्रॉप्स आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। ये है आपका हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वाला डायग्राम। आपने आई एम श्योर 6th क्लास में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है ना। ये हमारी अर्थ है पूरी की पूरी, बीच में से एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे एक ये वाली जो लाइन जा रही है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक है, ये वाली कैंसर ना होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक मतलब 23 नॉर्थ से लेकर 23 साउथ, इसके बीच का जो जोन है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टॉरिड बोल लो, या इसका एक नाम और है ट्रॉपिकल जोन। कैसा जोन बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल जोन जैसे ही नाम आएगा, ध्यान रखना ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सूरज की यहाँ पे जो रेज हैं, सन की रेज हैं, वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे, इक्वेटर से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है, राइट। तो इसके बाद ये वाला जोन आता है टेम्परेट जोन, नीचे भी टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक? 23.5 से 66.5 नीचे साउथ में, ऐसे ही 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ के बीच में यह है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ध्यान रखना सन की रेज थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी हो जाती हैं तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, तो यहाँ बीच का सा क्लाइमेट रहता है। तो जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। और ये फ्रिजिड जोन का मतलब है जहाँ पे सन की रेज बहुत रेयरली पहुँच पाती हैं, बहुत कम पहुँचती हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो ऊपर आपने सुना होगा अंटार्कटिक वाला रीजन है, नीचे अटलांटिक वाला रीजन है, अंटार्कटिका वाला, तो ऊपर आर्कटिक वाला रीजन और नीचे अटलांटिक वाला रीजन, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बात अगर ट्रॉपिकल की आती है तो ट्रॉपिकल में ध्यान रखना बहुत गर्मी वाला रीजन, टेम्परेट की बात आती है थोड़ा कम गर्मी वाला रीजन, ठीक है।
तो मेजर क्रॉप्स की बात करें, देखो अपने यहाँ पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। हमारे जो भारत की पॉपुलेशन है उसको अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद है, और पसंद नापसंद होना वो तो अलग बात है, पर हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है हमारे भारत की, प्यारे भारत की, कि इस ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से भारत में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आप देखो भारत के बीचों बीच में से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर तो आपको देखने को मिला ठंड मिल जाएगी ना। तो नीचे जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाते हैं, ऊपर ज़्यादातर टेम्परेट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और अपनी फिजिकल कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से हमारे भारत में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, राइट। कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्री क्या होती है। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए और वो इंडस्ट्री आपको क्या देगी, फिनिश प्रोडक्ट बना के देगी। फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, तो उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए भाई साहब, कॉटन चाहिए, और फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये क्लॉथ बना देगा, ठीक है। तो कई सारी क्रॉप्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फूड क्रॉप्स में जैसे व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, जो खाने वाली क्रॉप्स हैं उनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जिनसे कपड़े बनते हैं ना, वो आ जाएंगे आपकी जूट, कॉटन, कपड़े हों या फिर मतलब और भी कोई प्रोडक्ट बनाना हो, जैसे बोरी, दरी, ये सारी चीज़ें ना, रस्सी, ये जूट की बन जाती हैं। बेवरेज क्रॉप मतलब पीने वाली है ना, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो पीने वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं बेवरेज क्रॉप। तो इनके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो एक एक करके सारी क्रॉप्स को देखते हैं। पहले देखेंगे राइस। राइस मतलब चावल, सब जानते होंगे यार, पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ जाओ वहीं चावल आपको मिल जाएंगे। तो राइस एक मेजर क्रॉप है, फूड क्रॉप, जो पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगी। ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल मतलब ध्यान रखना मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन, कहीं भी चले आओ मुख्य भोजन मिलेगा। कहाँ का, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। अब देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, मैं भारत के हिसाब से अगर आपको बताऊं, ये आप बना लेना, डायग्राम लिख लेना। भारत के बीचों बीच में से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजर रही है। नीचे वाला जो रीजन है इसको तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऊपर वाला जो रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, मैं बार बार रीजन कर रहा हूँ तो REGION, रीजन मतलब क्षेत्र। ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, राइट। तो ये कहाँ पर स्टेपल क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। राइस ग्रो करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, ठीक है, अब मतलब इनडायरेक्टली मतलब पानी की बात कर रहे हैं, और रेनफॉल होनी चाहिए अच्छी, तब जाके राइस ग्रो कर सकते हैं। राइस ध्यान रखना, राइस ऐसी क्रॉप है, इसको एक शब्द और हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अभी आपकी बुक में इस्तेमाल नहीं कर रखा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उसको हम बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो राइस एग्जांपल है वाटर इंटेंसिव क्रॉप का, ठीक है। तो 3 रिक्वायरमेंट ध्यान रखना, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे मॉइस्चर पाई जाती है हवा में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। एल्यूवियल जो सॉइल होती है, एल्यूवियल क्ले सॉइल, क्ले मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल, उसमें थोड़ा अच्छा ग्रो करता है राइस। और इस सॉइल की खासियत होती है ये पानी को रिटेन करके रखती है। रिटेन मतलब मेंटेन करके रखती है, पानी को उड़ने नहीं देती है, राइट। पानी इस वाली सॉइल में से पानी ज़्यादा इवोपरेट नहीं होता है, उसके अंदर ही बना रहता है। रिटेन मतलब मेंटेन करके रखती है। दुनिया में राइस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश राइस प्रोड्यूस करता है, तो वो है चाइना। अपना पड़ोसी देश है चाइना, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। चाइना के बाद फिर भारत का नंबर आता है, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम बांग्लादेश की और वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल आपको पता ही है बांग्लादेश की बगल में ही है। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर आप देखो मतलब पूरी साल आप चावल ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे चावल की 2 से 3 फसल उगाई जाती हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अच्छी रहती है। फेवरेबल मतलब राइस ग्रो करने की सारी कंडीशन अच्छी रहती हैं यहाँ पे। अब हम बात करें गेहूँ, तो गेहूँ तो भाई अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉर्थ इंडिया में गेहूँ ज़्यादा जरूरी है। साउथ इंडिया में तो आपको पता है लोग जनरली साउथ इंडिया में राइस खाते हैं ना, और जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। गेहूं की बात करें भाई, तो गेहूं के बारे में सुन लो भाई। गेहूं को पहली बात तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, बीच का सा टेम्परेचर चाहिए। हल्की सी रेनफॉल चाहिए जब इसको ग्रो कर रहे हैं आप, और जब इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करते समय थोड़ी ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब चमकीली धूप। तो जब मतलब बोते हैं जब तो टेम्परेचर कम, थोड़ी सी बरसात चाहिए, मगर जब इसकी फसल की कटाई करते हैं तो थोड़ी धूप चाहिए इसको, है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है कहाँ पे, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो रहती है उसमें बहुत बढ़िया ग्रो करती है। थ्राइव मतलब डेवलप होना है ना, विकसित होना।
गेहूं की बात करें तो गेहूं बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है कहाँ पे, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। भारत में बात करें तो विंटर में गेहूं को ग्रो करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सर्दियों में रेनफॉल होती है ना, सर्दियों में रेनफॉल होती है, आप सब देखोगे, उस रेनफॉल को बोलते हैं मावठ, ध्यान रखना मावठ, ठीक है, ये चीज़ें बुक में नहीं है। तो मावठ की जो मतलब विंटर सीजन में जो भारत में रेनफॉल होती है दैट इज मावठ, ये मावठ की जो रेनफॉल है ये गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है ना, फसल अच्छी होती है जब मावठ होती है तो, राइट, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा आपको पता ही है यार, ये तो हम रेनी सीजन में बोते हैं, जब मतलब बरसात का टाइम होता है। ये बाजरे की बाल है और ये बाजरे के दाने हैं, है ना, और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्टर्न राजस्थान में तो बाजरा बहुत खाते हैं लोग, राइट। तो मिलेट, बाजरे को क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं, और ये कोर्स ग्रेन है, इसको कोर्स ग्रेन बोलते हैं, और जो राइस और आपका वीट है उसको फाइन ग्रेन बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर जाती है। सैंडी सॉइल, राजस्थान में आप देखना जो थार डेजर्ट में जो सॉइल पाई जाती है सैंडी सॉइल, वहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रो करती है। हार्डी क्रॉप है, हार्डी क्रॉप क्यों है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में इसको ग्रो कर सकते हैं, कम पानी में, लो रेनफॉल में इसको ग्रो कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर से मॉडरेट टेम्परेचर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, कम रेनफॉल में भी ग्रो कर जाएगी, और बराबर रेनफॉल हो तब भी ग्रो कर जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छी क्रॉप है ना, हार्डी मतलब सब कंडीशंस को झेल जाती है कैसा भी बरसात हो, कम हो तो भी हो जाएगी, ज़्यादा हो तो भी हो जाएगी, कम टेम्परेचर हो तो भी चल जाएगा, ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा, मतलब बहुत कम में नहीं ग्रो करते, मतलब थोड़ा गर्मी में इसको ग्रो करते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी सब एक ही फैमिली की है ना, एक इंडिया में बहुत अच्छी ग्रो की जाती हैं। कौन कौन से देश हैं इंडिया के अलावा जहाँ ग्रो करते हैं, नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। देखो नाइजीरिया और नाइजर तो अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, चाइना आपको बताइए एशिया में आता है। अगला है भैया मक्का, कॉर्नफ्लेक्स, राइट। तो मक्के के बारे में बात करें भाई, मेज, मेज को भी ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बीच का सा टेम्परेचर होना चाहिए, थोड़ी बहुत रेनफॉल होनी चाहिए, और खूब सारी सनशाइन, धूप चाहिए इसको, है ना। इसको ग्रो करने के लिए भी अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए। कहाँ कहाँ पर मेज ग्रो होता है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका ध्यान रखना देश नहीं है, नॉर्थ अमेरिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है। इसी नॉर्थ अमेरिका में 3 देश मेन आते हैं, ध्यान रखना, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। फिर ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ पर अच्छी फसल होती है मेज की। बात करते हैं कॉटन, इसको रुई भी बोलते हैं, कपास भी बोलते हैं, राइट, कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, हल्की सी रेनफॉल चाहिए, और कम से कम 210 to 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रॉस्ट क्या होता है, आपने सर्दियों में देखा होगा कई फसलों पे पाला पड़ जाता है ना, फसलों पे पाला मतलब और थोड़ी थोड़ी सी बर्फ सी जम जाती है फसलों पे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। तो ये कह रहे हैं फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन में ही ग्रो कर सकते हैं, बिना फ्रॉस्ट वाले टाइम पे 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब फ्रॉस्ट ना पड़े। अब सिंपल है, इसको सर्दी में नहीं ग्रो करेंगे, गर्मियों में ही ग्रो करते हैं, राइट। ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, मतलब अच्छी धूप चाहिए, सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा गर्म इलाके में करते हैं कॉटन को। भारत में मैं आपको बता दूं, जो ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना इसके लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी रहती है, तो साउथ इंडिया में इसको बहुत ग्रो करते हैं, खासकर डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। इट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी ग्रो होती है। कौन कौन से देश कॉटन ग्रो करते हैं भाई, देशों के नाम देख लो, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये बढ़िया कॉटन ग्रो करते हैं, राइट। और कॉटन आपको मैंने बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मेन क्रॉप है, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, कॉटन को। अगली है जूट, ये जूट आपने देखा होगा, ये बिल्कुल गोल्डन फाइबर के नाम से फेमस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर किस फसल को बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, क्या, क्योंकि कलर कैसा होता है, एकदम गोल्डन कलर का होता है। इसको ग्रो करने के लिए भी एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ध्यान रखना, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सिमिलरली जूट को भी बहुत सारा पानी चाहिए, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब नमी चाहिए मौसम में, और खूब सारा टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे ये ग्रो करता है। मेनली इसको वही ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल मैंने बताया था ना, हमारी अर्थ पर बीच में इक्वेटर और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच वाला जो जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ग्रो करते हैं। 2 देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट ग्रो करते हैं, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। कॉफ़ी आपने देखी होगी भाई, ये देखो, ये कॉफ़ी के बीज हैं, इनको भुन के पीस के कॉफ़ी का पाउडर बनता है, और ये कॉफ़ी का फल लगा हुआ भैया पेड़ पर, है ना, ये कॉफ़ी के प्लांट हैं। तो कॉफ़ी की बात करें तो इसको भी गर्म क्लाइमेट चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, नमी चाहिए, और सॉइल जो है वो लोमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड, मतलब अच्छी तरह से उसमें पानी वानी की सुविधा हो, राइट। हिली एरिया में इसको थोड़ा ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना, वहाँ पर ज़्यादा बेस्ट सूटेबल कंडीशंस होती हैं इसको ग्रो करने के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा भाई साहब कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद कोलंबिया और इंडिया भी ग्रो करते हैं। इंडिया में ध्यान रखना, कॉफ़ी जो है हमारे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, राइट।
आगे बढ़ते हैं, चाय, ये भी एक बेवरेज क्रॉप है बॉस, और ये प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप हमने पढ़ी ली है, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं भाई, कम टेम्परेचर चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए जब मतलब इसकी ग्रोथ वाला टाइम हो, ठीक है। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, मतलब लीव्स के लिए जब अच्छी ग्रो कर रही हो तो थोड़ा बरसात चाहिए, राइट। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। जेंटल स्लोप, हल्के से जो स्लोप होते हैं वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है जेंटल स्लोप्स में। और अब आपको पता है इसको तो पत्तियों को चुन चुन के इसको तोड़ना पड़ता है, तो लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए भाई साहब, लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि पत्तियों को एक एक करके चुन चुन के तोड़ना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं चाय भाई? केनिया, कीनिया आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है, राइट। इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस होती है, ये देख सकते हो आप चाय भाई। ओके, तो यहाँ पर हमारी मेजर क्रॉप्स खत्म हुई और ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है एंड सून वी विल फिनिश क्लास 8 ज्योग्राफी। सो खुश रहो भाई, मुस्कुराते रहो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है एग्रीकल्चर, राइट। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आराम से आप एक एक करके तीनों को देख सकते हो, ठीक है। आज इसमें कुछ बचे कुछ टॉपिक है, उनको भी हम इसमें निपटा देंगे, राइट। तो पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या मतलब है भाई साहब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? ठीक है, देखो बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं आपको बात करूँ कि एक तरफ हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी, अनाज की डिमांड बढ़ेगी। और अनाज की डिमांड बढ़ेगी तो अब डेफिनेट सी बात है कि हमें एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे ताकि हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। बात समझ में आ रही है? एक तरफ हमारे देश की क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, है ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का मतलब है कि मान लो किसी खेत में 10 बोरी गेहूँ निकल रहा है और उसको बढ़ा के 15 बोरी या 20 बोरी कर दे तो ये कहेंगे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है, 5 बोरी बढ़ गया है। सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रो करती है तो डेफिनेटली फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है ऐसे प्रयास, एफर्ट्स का मतलब ऐसे प्रयास करना जिससे हम अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, 10 बोरी से कितना कर सकें, 15 बोरी कर सकें, ताकि हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सकें। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये कैसे कर सकते हो? हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। क्रॉप एरिया का मतलब क्या है? मान लो पहले आप 5 बीघे खेत में फसल कर रहे थे तो इसको 15 करो, 20 करो, 50 करो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओगे तो डेफिनेट है कि आपकी फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। सपोज करो आप साल में एक बार फसल उगा रहे थे तो 2 बार उगाओ, 2 बार उगा रहे तो 3 बार फसल ग्रो करो। तो पर पहले मान लो सपोज आप व्हीट उगा रहे हो तो आप राइस भी उगाओ और मिलेट भी उगाओ, ठीक है, ताकि एक ही फसल पर आपको डिपेंड ना होना पड़े। इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। जिस एरिया में खेतों में पानी देने की फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी देना, तो भाई साहब पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, है ना। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आने से बाहर आ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली नॉर्दर्न राजस्थान का, जहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, ये वाले जो रीजन है, पहले यहाँ पे डेजर्ट हुआ करता था, मगर इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद यहाँ पे पानी अवेलेबल हो गया है। अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप सबको पता है, तो फर्टिलाइजर्स का यूज करो। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम बोलते हैं HYVS। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं? ये ऐसे बीज होते हैं जिनको अगर हम ग्रो करते हैं तो फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मान लो नॉर्मल आप बीज यूज कर रहे हो, नॉर्मल बीज बोने से 1 बीघे में जस्ट इमेजिन 10 बोरी निकल रही हैं, और अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है 15 या 20 बोरी निकल के आ जाएं। तो ये होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका इस्तेमाल करो ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या? पहले आपको पता है हम मैनुअली खेती करते थे, बैलों से खेतों की जुताई करते थे, तो भाई साहब मशीनों का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, है ना, सो दैट आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अल्टीमेट एम जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। देखो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट मतलब मेन गोल क्या है, अंतिम गोल क्या है? अंतिम गोल यही है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है।
तो अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन यह है कि एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर ने अलग अलग जगहों को डेवलप किया है दुनिया के अलग अलग भागों में। डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग मतलब जैसे भारत जैसे देश, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है एरिया कम है और उसी एरिया को बार बार आपको खेती करनी है, और यहाँ पे कम लैंड होल्डिंग क्या रहती है, बहुत कम रहती है, और सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पर खेती करते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है अपना पेट बढ़ जाए, फैमिली का पेट बढ़ जाए, दैट्स इनफ, है ना। यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत कम ग्रो करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम यही है भाई, लैंड होल्डिंग कम है। दूसरा, वहाँ पे खेती कैसी की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बार बार करते हैं, और नेचर कैसा रहता है, सब्सिस्टेंस मतलब अपना पेट भर जाए, दैट्स इनफ, है ना। जबकि बड़े बड़े देशों की बात करें हम भाई साहब, है ना, डेवलप्ड कंट्री की, तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश आपको देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड कंट्री हैं। यहाँ पे हर किसान के पास हर किसान के पास खेत ज़्यादा रहता है, और खेत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर 100-200 बीघे पर एक ही फसल ग्रो करते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें हैं इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सिंपल सा मैं मतलब बता रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को फूड अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई खाने से वंचित रह जाए। तो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट। फूड सिक्योरिटी कब होगी? जब सारे लोग हर समय, है ना, सफिशिएंट अमाउंट में और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जब उनको मिलेगा, उनकी डाइटरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें, फूड प्रेफरेंस जो हैं वो फुलफिल हो सकें, ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सकें, उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सिंपल है। बिना केमिकल के जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना किसी केमिकल के, विदाउट एनी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, जो नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जब यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स हमारी हेल्थ के लिए बेकार है। तो इसीलिए अपना पुराना कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस टाइप ऑफ फार्मिंग where organic manure and natural pesticides are used इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर केमिकल्स की बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर मतलब जो गोबर से खाद बनता है। नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं कीड़े मारने के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, मतलब इससे कोई हजार्ड नहीं है हमारे लिए। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप। जैसे हमने देखा था पहले, अभी जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे बीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़ा सा मक्के के बारे में जान लो। मक्के को मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मेज को कॉर्न भी बोलते हैं, और इसकी अलग अलग वेराइटीज आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अपनी हो ही गई। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 चैप्टर बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड bless you all.